तो मुझे लगता है कि भारतीय दंड संहिता तो आपके बिल्कुल टिप्स पे है, आप सब जानते हैं। और यदि जानते हैं तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि भारतीय दंड संहिता क्या करता है। ये भारत में होने वाले अपराधों को दंडित करता है और इसीलिए आपने इसका नाम भी रखा भारतीय दंड संहिता। और अब जो इसके जगह विधि आई है उसका नाम क्या है? अब आपके मन में पहला सवाल आना चाहिए, देखिए, यू मस्ट लर्न हाउ टू रेज क्वेश्चंस। आपको ये बात पता होनी चाहिए कैसे सवाल रेज करते हैं, न्याय कैसे करता है। ये तो अभी भी दंड का प्रावधान देता है। मैं आपके पास कुछ प्रश्न छोड़ के जाऊंगा जो आपको सोचना होगा। हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, कुछ प्रश्न छोड़ देने चाहिए। अरिस्टोटल का नाम सुना होगा आपने, अरस्तु का। अरस्तु ने कहा कि यदि तुम्हें समझदार बनना है, विद्वान बनना है, तो सबसे पहला काम करो, रेज क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स। तुम खुद से सवाल रेज करो और खुद से उसका उत्तर ढूंढो, बहुत मजा आएगा एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन योर स्टडीज। आपका बिल्कुल मन लगा रहेगा, चित्त लगा रहेगा, आप एकाग्रचित होकर के उसको। और मैं पढ़ने की विधि में खास करके सभी बच्चों से कहता हूँ, सभी साथियों से कहता हूँ और भाइयों बहनों से भी कहता हूँ कि आप जब भी पढ़िए तो प्रश्न रेज करिएगा। आपने लिख तो दिया कि भारतीय न्याय संहिता होगी, बट न्याय कैसे होगा? कैसे न्याय? अभी भी तो दंड की व्यवस्था है सब में, बट उन्होंने कह दिया कि हम न्याय करने के लिए भारतीय न्याय संहिता बना रहे हैं, तो आपने मान लिया, हमने मान लिया। हमारे पास कोई चारा भी नहीं कि हम ज्यादा प्रश्न रेज कर सकें। नहीं, रेज करेंगे तो सुनेगा कौन? मैंने देखा कई सारे लोगों का नाम लिखा है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी में मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन, सबका नाम लिखा है, मेंबर ऑफ सेक्रेटेरिएट, सब एमपी और अधिकारी ही हैं। मुझे कोई भी ऐसा इसमें नहीं दिखा जो इन्होंने, मैं सबके बारे में तो बहुत अच्छे से जानता नहीं हूँ, लिखा यही है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ सेक्रेटेरिएट। कहीं भी नहीं लिखा है कोई एकेडमिशियन इसमें शामिल है, कहीं भी नहीं लिखा है कोई न्यायाधीश इसमें शामिल है, इसमें नहीं इस बात का जिक्र है। कोई होंगे तो मैं नहीं जानता हूं। एकेडमिशियन का देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है और ये साधारणतः इस देश की समस्या रही है कि हम लोग एकेडमिशियंस को महत्व नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेताओं को और अधिकारियों को महत्व देते हैं और ये इस बिल से भी और इस लॉ से भी परिलक्षित हो रहा है। मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा जिसमें मेरा पहला कमेंट तो यही था। अब ये लॉ बना क्यों? तो बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है रिपोर्ट में कि भाई क्या जरूरत पड़ी इस विधि की। इसके बारे में कहते हैं कि आजकल की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको परिलक्षित नहीं करता था भारतीय दंड संहिता, इसलिए हम नए विधि का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। और हमने सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच लिया है, यानी नागरिकों को ध्यान में रख करके इस विधि का निर्माण किया है। बड़ा अच्छा है। ये सब तो मतलब साधारण बातें हैं जो लिखी है इसमें। फिर उन्होंने आगे इस बात का वर्णन किया कि हमने किया क्या है, तो सिंप्लीफाई कर दिया है, हमने इसको आसान बना दिया है। बड़ा अच्छा। आसान कैसे बनाया इस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, बट क्या क्या किया है इसमें। तो ये लिखते हैं कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैव बीन गिवन प्रेसिडेंस इन द संहिता। इसको हमने इसमें प्रेसिडेंस दिया है, माने वरीयता दी है। अब इस संहिता में क्या है, क्या नया है, तो पहले आपको पता ही होगा कि साहब 511 सेक्शन थे, नहीं, अब कितने हैं? 358 सेक्शंस। ये सब नंबर्स हैं, इसमें कोई गलती भी हो जाए आपसे या मुझसे तो उसको अन्यथा नहीं लेना, बहुत साधारण है ऐसे।
ये मूल बात नहीं है, ये तो साधारण बात है, कहीं भी तथ्य कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, बट संकल्पना समझना इस क्लास में हमको, चेंज क्या है, क्यों है और उसका क्या परिणाम होगा, मूल बात ये है। बट 511 सेक्शन थे पहले, 358 सेक्शन हो गए। अब मेरा दूसरा सवाल है कि क्या सेक्शन के कम होने से अपराध कम हो गए? तो फिर सेक्शन कम कैसे हुआ? तो देखिए, एक सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि आपने बहुत सारे, मैं आपको भी पॉइंट आउट करूंगा आपके सामने, बहुत सारे जो अपराध हैं, पहले अपराध को हम परिभाषित करते थे और उसके बाद उसके दंड की व्यवस्था करते थे अलग से, उसके लिए अलग धारा लिखते थे। लेकिन अब हमने क्या किया कि अपराध को परिभाषित किया और उसी में दंड की व्यवस्था भी लिख दी। और आप देखेंगे तो बहुत सारे अपराधों में, बहुत सारे अपराधों में, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, कोई भी एक अपराध जैसे चोरी, पहले भी आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 378 में चोरी परिभाषित था और 379, 80, 81, 82 में उसकी दंड की व्यवस्था थी। और बहुत सारे राज्य के संशोधन भी थे जिसमें एक 379A भी था जो शायद हरियाणा में लागू भी था और भी कई राज्यों में लागू था। अब उसको हमने एक अलग से व्यवस्था दे दी है, स्नैचिंग का अपराध अलग से बना दिया है। पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, बहुत घटना होती है। दिल्ली में भी आज अखबार में आया था, 2 घटनाएं हुई और लोगों ने, एक महिला ने अपना मोबाइल फिर से प्राप्त कर लिया चेंज करके, 1 किलोमीटर, मैंने आज अखबार में पढ़ा। तो 511 सेक्शन के 358 सेक्शन हो गए। इसके बहुत सारे कारण हैं। क्या क्या कारण हैं आप देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मैं चलता हूँ भारतीय न्याय संहिता के इस बैरक पे जो हम बना रहे हैं, कैसे ये कम हुआ है मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे। जैसे आप पढ़ते थे पहले, आपने पढ़ा होगा शायद इस पुराने आईपीसी में, जिसको हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा पहले धारा 1 से 5 पढ़ा होगा। इसमें साधारण बातें लिखी थी और इसके लिए हमने 5 धाराएं लिखी थी। धारा 2, 3, 4 आपको पता है, अधिकारिता से संबंधित था कि आईपीसी किस पर लागू होगा, किस पर लागू नहीं होगा। धारा 5 में भी ये बात लिखी थी। अब इन सब को हमने सिर्फ एक धारा में लिख दिया। ध्यान से देखिएगा आप। अच्छा, जितनी परिभाषाएं थी सभी एक्ट में, आपको पता होगा वो किस धारा में लिखी जाती है? धारा 2 में, साधारणतया। साधारणतया हम धारा 2 में लिखते हैं। तो जितनी परिभाषाएं थी, आप देखिए धारा 2 में कितने क्लॉजेज हैं? 39 क्लॉजेज हैं इसमें, या 39 उपधाराएं आप कह ले। धारा 1 से 5 अब धारा 1 में आ गई और धारा 2 में बहुत सारी बात आ गई। 39 उपधाराएं, तो आप समझ रहे हैं 39 संकल्पनाएं अब सिर्फ एक धारा में। देखिए किस प्रकार से सेक्शन कम हुआ है। मैं उस बात के बारे में बताते बताते आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे पहले हम लोग लिखते थे दस्तावेज, तो दस्तावेज का एक सेक्शन लिखा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दूसरा सेक्शन लिखा, 29 एंड 29A। लेकिन अब वो हमने वो दोनों धारा 8 में लिख दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे धाराओं को हमने कम कर दिया है। हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ध्यान देना है कि हमें नई चीजों पर बात करना है, पुरानी चीजों पर नहीं। अब देखिए, बहुत सारे साधारण स्पष्टीकरण की धाराएं थी, जैसे धारा 6, 7, 27, 32, बहुत सारी धाराएं, लिस्ट आपको बाद में मुहैया कराया जाएगा जब ये बैर एक्ट आएगा। वो सारी बातें धारा 3 में लिख दी गई। और धारा 3 में भी कितनी उपधाराएं हैं? तो 9 क्लॉजेज। आप सिर्फ अभी नोट डाउन करिएगा, आप देखिएगा बाद में बैरक में आपको दिख जाएगा। एंड दिस विल बी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इस एक्सरसाइज को करें। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ो, बीच बीच में मैं आपको परिवर्तन भी बताऊंगा। अब जैसे धारा 4 है जिसमें आपने दंड की व्यवस्था लिखी है। आप पढ़े ही होंगे कि एक नए दंड की व्यवस्था कर दी गई है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा आपने।
धारा 4 में देखिए, चौ में लिखा है सामुदायिक सेवा। तो नया परिवर्तन क्या क्या हुआ है उसका एक लिस्ट बना लीजिएगा आप। तो सबसे पहले है धारा 4 में, ये तो परिवर्तन है ही है, तो आपने धारा 1 से 5 को धारा 1 में कर दिया, इसमें 39 बातें डाल दी, इसमें 9 बातें डाल दी। अब कौन कौन सी 9 बातें डाल दी वो बहुत डिटेल है, उसमें जाने की अभी जरूरत नहीं है, मैं उतने डिटेल में नहीं जाना चाहता, समय जाया होगा। धारा 4 में हमने चौ लिखा, जिसको हम लोग कह रहे हैं सामुदायिक सेवा, एक नए प्रकार की दंड की व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो कम्युनिटी सर्विस। जो पहले धारा 54-55 में था उसको हमने एक धारा में कर दिया। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बट हमने कर दिया उसमें परिवर्तन। अब देखो यहां तक तो कोई खास चेंज नहीं है, बस चेंज यही है कि आपने बहुत सारी चीजों को एक जगह कर दिया है। आपने सभी चीज को वैसे ही लगभग लिखा है, सिर्फ सामुदायिक सेवा को छोड़ करके। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई परिवर्तन मुझे बहुत खास नहीं दिखा, मैं छोटे मोटे परिवर्तनों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब आगे जो आपने लिखा है साधारण अपवाद, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम कैसे इसको ध्यान करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। इस पर आप भी विचार करिएगा, हम लोग भी क्लास में इसको अच्छी तरह से बताएंगे, बट मैं आपको साधारणतः बता रहा हूं। साधारण अपवाद पहले धारा 76 से शुरू होकर के 106 तक जाता था, पता होगा आपको। अब देखिए धारा 14 से ठीक उसी प्रकार से 44 तक जाता है, इन द सेम वे, कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहां पे कोई परिवर्तन मुझे नहीं दिखा, वैसे ही का वैसे ही। बहुत छोटे मोटे परिवर्तनों की चर्चा इस क्लास में नहीं हो पाएगी, तो आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मुझे ध्यान करना है 76 में क्या लिखा था तो 14 में लिखा होगा, 77 में क्या लिखा था तो 15 में लिखा होगा, 78 में क्या लिखा था तो 16 में लिखा होगा, 79 में जो लिखा था तो 17 में लिखा होगा। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर इट, मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। देर इज नो नीड टू मेमोराइज। जो लोग याद करने से घबराते हैं उनको विशेष संदेश दे रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप इसी को आप डिटेल में जा सकते हैं, जब क्लास में हम चर्चा करेंगे आगे तो हम इस पे डिटेल में जाएंगे एक एक शब्द पर, बट अभी नहीं। अब देखिए आप पहले भी पढ़े होंगे, जो साधारण अपवाद था आईपीसी में वो अध्याय 4 था, अध्याय 4 था 76 से 106, और उसके बाद आता था दुष्प्रेरण अध्याय 5, और ये शुरू होता था 107 से और जाता था 120 तक, और इसके साथ एक और धारा जुड़ी हुई थी 108 ए, यानी 108 क। तो कुल धाराओं की संख्या कितनी है? कितनी है कुल धाराओं की संख्या? ये बहुत गलतियां करते हैं लोग, 15। जब भी आपको धारा काउंट करना मैं बता देता हूं, 120 में से 107 को माइनस करोगे, कितना आ गया? और 107 को तो आपने माइनस कर दिया, इसको जोड़ोगे ना फिर, जिस धाराओं की संख्या गिननी है, तो 13 + 1 14 धारा हुई है, और ये एक एक्स्ट्रा कितना हो गया? तो कुल 15 धाराएं थी। आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से अब जो दुष्प्रेरण का अध्याय है बिल्कुल सेम वे में ये 45 से 60 तक गया। ये 108 है तो एडिशनल है, बीच में कहीं आएगा, 120 60 को रिजेंबल करेगा। अब आप पूछोगे, देखो प्रश्न रेज करके पढ़ो तब बेहतर होगा। जनरली मुझे जो जानकारी है, हिंदी के शिक्षक और शिक्षार्थी या अंग्रेजी के ही शिक्षक शिक्षार्थी बच्चों को तथ्य बहुत पढ़ाते हैं, और बच्चे भी तथ्य पढ़ के बहुत खुश होते हैं कि मैंने आज इतनी बातें जान ली, इतनी बातें लिख ली। बट नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट रेज एनी क्वेश्चन एज सच। मेरा सवाल आपसे है बहुत साधारण,
कि जब यहां 15 धाराएं थी तो यहां आपने 16 क्यों कर दिया और क्या हो गया इससे? ये 16 धाराएं देख लीजिए काउंट करके। अब आपका अगला सवाल आना चाहिए। जितना सवाल रेज करके पढ़ोगे उतना तुम्हें इंटरेस्ट भी आएगा, उतनी तुम्हारी यादाश्त भी बेहतर होगी, उतनी तुम्हारी समझ भी सुदृढ़ होगी। अब आपको सवाल पूछना चाहिए कि क्या है इसमें परिवर्तन। पहले 15 धाराएं थी, अब आपने 16 कर दिया, तो 16वां धारा 15 धारा सेम है। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए, थोड़ी सी चिंता नहीं। चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। चेहरे पे हंसी खुशी दिखनी चाहिए। कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कष्ट देने वाली हो। ये सुखद बातें हैं कि पहले 15 धारा थी, अब 16 हो गई, तो 16वां कौन सा है? तो यही है नई धारा। अब आपको समझ में आ गए नई चीजों को हम पकड़ेंगे कैसे, कैसे याद होगा। अब आ गई एक नई धारा जिसका नाम है धारा 48। आप नई धाराओं का एक लिस्ट बना लीजिएगा, मैं आपको बनवा दूंगा। अब आप सवाल पूछेंगे कि नई धारा जोड़ी क्यों गई? हर चीज के पीछे देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। मैं आज बोल रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है। आप सुन रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। ये धारा है, इसके पीछे भी कारण है। बिना कारण जाने आगे पढ़ना और पढ़ाना दोनों गलत है। तो धारा 48 क्यों आई और क्या है धारा 48 में, तो आप एक बार ना मेरे साथ देख लीजिए। लिखा एक में भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, ये धारा 108 क था। अब दूसरा लिखा है भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जनरली जो दंड विधान होता है या आपराधिक विधि होती है, टेरिटोरियल लॉ होता है। आप अपने क्षेत्र में इसको लागू कर सकते हैं, दूसरे के क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते। और शायद जो लोग लॉ जानते होंगे, अन्य लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, साधारण लोगों को भी आईपीसी जानना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। वो मुबारक अली का केस पढ़े होंगे। मुबारक अली के केस में यही प्रश्न था कि पाकिस्तान में रह करके वो आदमी भारत में अपराध कैसे कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें निर्णय दिया और कहा कि नहीं, कोई विदेश में बैठा व्यक्ति भी भारत में अपराध कर सकता है यदि अपराध भारत में हुआ है, यदि अपराध भारत में हुआ है। ठीक उसी एनालॉजी पर भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। आपने दुष्प्रेरण कहां किया? भारत से बाहर। लेकिन अपराध कहां हुआ? तो भारत को दंड देने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए हमारे माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि हमने जो है लॉ में सुधार कर दिया। तो ये एक सुधार है। आप पहले से क्या कर रहे थे? भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण होता है। यदि आप यहां दुष्प्रेरण करते हो और अपराध बाहर होता है तो आप दंडित किए जाओगे भारत में। ऐसा मान लिया कि आपने भारत में अपराध किया है। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, भारत से बाहर भी कोई दुष्प्रेरण करता है और अपराध भारत में होता है तो आपको हम भारत की विधि के अंतर्गत दंडित करेंगे। मैंने एनालॉजी क्या लिया? मुबारक अली का बात, ध्यान रखिएगा। अब दुष्प्रेरण में कोई अंतर नहीं है। अब अगला अंतर क्या है मैं आपको बताऊं। बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है याद रखना। देखिए आप जानते होंगे, आप लॉ के विद्यार्थी हैं या नहीं भी हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे दंड विधि में दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न, ये 3 अपराध थे जिनको हम लोग अपूर्ण अपराध के नाम से जानते हैं। यदि इसी को अंग्रेजी भाषा में बोले तो इनकोएट ऑफेंसेस कहलाते हैं। ये INCHOATE, इनकोएट, अपूर्ण अपराध की संज्ञा दी जाती है, इनका नाम दिया जाता है इनको। अब देखिए पहले वो कहां था? तो दुष्प्रेरण आपने लिखा था 107 से 120 में। आपराधिक षड्यंत्र आपने 1913 में जोड़ा था तो 120 का 120 ख लिखा आपने।
और प्रयत्न आपने सबसे लास्ट वाले चैप्टर में यानी अध्याय 23 में धारा 511 के तहत लिखा था। अब आपने क्या किया, इन सबों को आपने एक जगह लिख दिया, यानी एक जैसे अपराधों को, अपूर्ण अपराधों को हमने एक जगह लिख दिया। तो ये तो अच्छा काम हुआ, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस आईपीसी का। हम लोग निगेटिव एस्पेक्ट पे भी चर्चा करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि इस आईपीसी में क्या अच्छी बातें हैं, तो आप बताओगे ना कि ये देखो ये अच्छी बात है। कुछ मामूली बातें मैंने बीच में छोड़ी भी है, बट मैं उसको भी बोल दूंगा बाद में। धारा 48 का जोड़ना अच्छी बात है। ये अपूर्ण अपराधों को एक जगह लाना, दुष्प्रेरण, प्रयत्न और षड्यंत्र। हमने सबसे पहले लिखा दुष्प्रेरण, जो 45 से 60 में है, मेरे ख्याल से यही है, आप भी देख सकते हैं। यहां से शुरू हो गया, देखो 45, 46, 47, 48, 49, 50, देख रहे हैं आप। ये लास्ट वाला कॉलम आप देखेंगे अभी, धारा 60 तक आ गया। इसके बाद आपने लिखा आपराधिक षड्यंत्र, ठीक उसी प्रकार से अरेंजमेंट वही है, पहले दुष्प्रेरण, फिर षड्यंत्र, उसके बाद प्रयत्न। यहां लिखा 120 क, बट इसमें 120 ख भी होगा। अभी हम भी सुधार करेंगे, और क्योंकि भाई आपराधिक षड्यंत्र लिखा होगा तो उसकी सजा भी लिखी होगी। 120 ख में सजा थी पहले, तो आना ही है वो। तो ये अच्छी बात है आईपीसी की, नई भारतीय न्याय संहिता की। चलिए आगे चलते हैं। अब इनका कहना है कि हमने जो नया दंड विधान बनाया, नई न्याय संहिता बनाई, उसमें हमने महिलाओं और बालकों के विरुद्ध जो अपराध थे उसको हमने वरीयता दी है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 आपने पढ़ा ही होगा। अनुच्छेद 15 में खास करके आपने इस बात की चर्चा लिखी है, अनुच्छेद 15 के खंड 3 में, कि भाई उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो हम लोग यहां भी उस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं, हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो देखिए हमने महिलाओं के, अब इसमें बड़ा सुधार किया हमने। यहां आप खास करके ध्यान से देखिएगा, महिलाओं के साथ क्या क्या अपराध हो सकता है। आप खुद से सोचो, रटने की जरूरत नहीं है, फिर पढ़ने की प्रक्रिया को बदलो। मैं बार बार कहता हूं, आप तकनीक बदलो, तरकीब बदलो, आपकी तकदीर बदलेगी। आप पढ़ने की प्रक्रिया को इतना सरल बना दो कि लगे कि आईपीसी तो केक वॉक है, कुछ है ही नहीं। महिला के विरुद्ध क्या क्या अपराध होता है, तो ठीक है जी ये अपराध होता है, ये लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंसेस हम लोग कहते हैं इसको। और क्या होता है, अब ये जो लिखा है 228 को धारा 72, आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। आप जब आगे देखोगे अपने इस पुराने भारतीय दंड संहिता में, तो आपको ये धाराएं दिखेंगी। इसमें बेसिकली सेक्सुअल विक्टिम्स की, यानी जो बलात्संग के पीड़ित महिला है जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ है, उसके पहचान की बात की गई है। तो ये तो महिला से संबंधित है, बलात्संग तो उसी के खिलाफ हो रहा है, तो हमने उसको भी एक जगह लिख दिया। देखिए कैसे अरेंजमेंट किया है हमने। ये आपने पहले लिखा था धारा 375, 376 का ए बी सी डी, फिर और भी उसमें आपने संशोधन किया, ठीक है। आपने सबको एक जगह लिख दिया। 228 को, 28 को आपने उसको भी लिख दिया। अब देखिए आगे महिला के खिलाफ और क्या अपराध होता है, तो लिखा है महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। इसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं है, थोड़ा मोड़ा माइनर मॉडिफिकेशंस यहां वहां है, तो उसकी कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। महिला की लज्जा भंग, लैंगिक उत्पीड़न जिसको आप सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं, विवस्त्र करने के आंसर जिसको आप डिसरोबिंग कहते हैं, दृश्य रसिकता ना, और पीछा करना, वॉयरिज्म एंड स्टॉकिंग, आप ये सब नाम देते हैं अंग्रेजी में, उन सबों को आपने एक जगह लिख दिया। और देखिए इससे एक और भी आसान चीज हो गई कि जो पहले आपने अमेंडेड एडेड सेक्शन में लिखा था, अब उसको हमने मौलिक सेक्शन बना दिया। 75, 76, 77, 78। अब आप कहेंगे कि सब याद कैसे होगा, तो याद हो जाएगा, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे, आज वो हमारा विषय वस्तु नहीं है। अब देखिए सबसे खास बात कि एक आपने 375, 76 में लिखा था, फिर दूसरा 354, 54 ए बी सी डी, फिर तीसरा 509, यानी आपने 3 जगह इस चीज को लिखा। एक 354, 54 ए बी सी डी, फिर 375, 76 ए बी सी डी,
फिर उसके अलावा 509 भी चले गया। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, बहुत मुश्किल था कि आप उसको ध्यान रखें। आपने क्या किया, उसको आपने एक जगह कर दिया। आप धारा 509 को आपने धारा 79 बना दिया। तो महिलाओं के विरुद्ध जितने भी इस प्रकार के अपराध थे जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले हैं, उसको हमने एक साथ कर दिया क्लब। और उसको हमने यहाँ महिला के विरुद्ध अपराध में, लैंगिक अपराध तो सेक्सुअल हो गया क्लियर, ये उसी से संबंधित है, बट एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट। महिला की लज्जा भंग, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी सुना ही होगा, हम लोग अंग्रेजी में आउटरेजिंग द मॉडेस्टी बोलते हैं उसको। और ये जो सबसे लास्ट वाला है, ये है इंसल्टिंग द मॉडेस्टी। आप थोड़ा मोड़ा समझ भी सकते हो, शब्द अंग विक्षेप या कार्य द्वारा लज्जा का अनादर करना, और ये है लज्जा का भंग करना। दोनों अलग अलग बातें। ये 309 में था और ये 509 में है। अब महिला के खिलाफ ही विवाह से संबंधित अपराध भी होते हैं, आपने उसको भी लिख दिया। इसका एक चार्ट भी हम दिखाएंगे आपको, पहले ये देख लीजिए फिर चार्ट समझ में आएगा। दहेज मृत्यु, पुरुष का दहेज मृत्यु नहीं होता है, बट पुरुष भी प्रताड़ित किया जा सकता है इसके लिए। मैंने तो सुना है बहुत सारी महिलाएं भी अपने पतियों से डिमांड करती कि तुम पैसे कमा के नहीं लाते हो, तुम कैसे सरकारी अधिकारी हो। तो देखिएगा, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो विधि को फिर बदलना पड़ेगा। इसमें भी अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होगी। हालांकि मैंने सरकार को पहले भी कहा था कि इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम जेंडर इक्वालिटी, जेंडर न्यूट्रलिटी की इतनी बात करते हैं तो इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो, ऐसा होता है तो ना, बाकी तो आप देख ही रहे हैं यहां पर, विवाह से संबंधित, क्रूरता से संबंधित, किसी महिला के पति या पति के नाते। अब देखिए इसमें एक समस्या है, एक इसका निगेटिव एस्पेक्ट आ गया। किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, आपने ये तो लिख दिया, लेकिन महिला के प्रति क्रूरता करना सिर्फ पति या पति का नातेदार ही करेगा। कौन नातेदार? आप इसको भी जेंडर न्यूट्रल बनाते, पति शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं होती या पति का नातेदार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है भाई, ससुराल पक्ष वाले, उसमें महिला भी है पुरुष में है, लेकिन शब्दों में लिखा है, हम लोग प्रयोग में महिलाओं को भी इसके लिए चार्ज करते हैं। ठीक है, अब गर्भपात, ये भी महिला से संबंधित है। ये कहां था पहले? मानव के शरीर के विरुद्ध अपराध में। देखिए पहले कितना स्कैटर्ड था ये। आप ध्यान से सोचोगे तो आपके कंट्रोल में आ जाएगा ये भारतीय न्याय संहिता। भाई महिला के से संबंधित क्या क्या अपराध हो सकता है? आपने कहा जी बलात्संग हो सकता है, आपने कहा जी आपराधिक बल और हमला हो सकता है, जो आपने 354 और 509 की बात की। फिर आपने कहा विवाह से संबंधित अपराध हो सकता है। अब क्या हो सकता है? मिसकैरेज, महिला से संबंधित अपराध है। हमने उसको भी ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले 312, 13, 14, 15, 16, 17, 18 था, बिल्कुल उसी प्रकार से लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया अभी। इज दिस क्लियर? अब देखिए महिला के साथ ही हमने बालक को भी रखा है। आपको याद नहीं करना है, आपको मैंने एक संदर्भ बताया, संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 3, वहां भी हमने लिखा है nothing in this article shall prevent state from making any special provision for women and children। तो women and children को हम लोग एक साथ ट्रीट करते हैं। तो देखिए यहां भी वही काम किया हमने, बालक को (366) को 369, 372, 373, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, अध्याय 5 स्पष्ट है। अभी हम आते हैं चार्ट पे भी। अब देखिए उसके बाद आपने लिया जो इनका कहना है कि हमने भाई महिला को, बालक को
शरीर को और राज्य को, इन चार को मैंने वरीयता दी है और उनको पहले लिख रहे हैं। आपने मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में लिखा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने पहले लिखा था। अब आपको एक खास बात यहां बता दूं कि जैसे ये लिखे हैं यहां पर, इसमें कुछ परिवर्तन भी हैं। जैसे 299, 300 तो ठीक है, 301 भी ठीक है, हत्या के लिए दंड ठीक है, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। अब धारा 303 आप पहले पढ़े होंगे, इट वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट अब इसको हमने नए रूप में, उसमें तर्क था सुप्रीम कोर्ट का, जब देखिए समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई आपने इसमें एक ही प्रकार के दंड की व्यवस्था कर दी। अब किस अपराधी की क्या परिस्थिति रही है और क्यों ऐसा उसने अपराध किया है, उसको भी वही दंड दोगे, दूसरों को भी वही दंड दोगे। जज को आपने कहीं डिस्क्रिशन नहीं दिया है, तो इट बिकम्स आर्बिट्रेरी, इट बिकम्स अनरीजनेबल। अब हमने क्या किया, इसमें दो प्रकार के दंड की व्यवस्था कर दी, जज को डिस्क्रिशन दे दिया, तो जो उसकी आर्बिट्रेरीनेस थी वो समाप्त हो गई। ऐसा सरकार भी कह रही है और आपको भी समझना चाहिए। तो धारा 103 जो हमने लिखा है यहां, यदि आप देखोगे धारा को, धारा 103 में आपको दिखाता हूं संक्षेप में। ये लिखा है, धारा 104, जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, सेम बात लिखा है, जो लाइफ कन्विक्ट है वो यदि हत्या करेगा तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से जो व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा दंडित किया जाएगा। तो दो प्रकार के अपराध की व्यवस्था कर दी गई, एक डेथ सेंटेंस, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट। And that is how we removed the infirmity which was found earlier by Supreme Court। हमने इस प्रकार से जो उसमें दोष था, जो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि आपने जज का डिस्क्रिशन समाप्त कर दिया और सबको आप एक ही प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे संविधान में कि जहां क्लासिफिकेशन होना चाहिए वहां क्लासिफिकेशन आप नहीं करेंगे तो वो आर्बिट्रेरी हो जाएगा, उसको हम लोग क्लास लेजिस्लेशन भी कहते हैं। वो आर्बिट्रेरी हो जाएगा, अनरीजनेबल हो जाएगा। तो उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 303 को असंवैधानिक करार दे दिया था। अब आपने दो प्रकार की दंड की व्यवस्था कर दी। तो धारा 104 में आपने लिखा है मृत्यु या आजीवन कारावास। तो पहले के दोष को हमने अब समाप्त कर दिया। इज दिस क्लियर? अब इसी में आपको मैं बता रहा था कि मैं खोज रहा था साहब मॉब लिंचिंग कहां है, तो अब मैं आपको आ ही गए यहां पर, तो थोड़ा देखते चलिए। धारा 103 के खंड 2 को, धारा 103 का खंड 2, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का कोई समूह मिलकर मूल, वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, अब ये क्यों लाया हमने? अब देखे होंगे बहुत जगह आजकल मॉब लिंचिंग हो रही है। लोग धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे, आपने सुना ही होगा कि भाई किसी जाति वाले ने दूसरे जाति के किसी व्यक्ति को इस प्रकार से मारपीट किया और मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। या आपने सुना होगा एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को, तो उन सब चीजों के लिए हमने क्या लिखा है, ध्यान से शब्द पढ़ लीजिए। यदि आपको बैकग्राउंड पता है तो आपको ध्यान नहीं करना पड़ेगा। लिखा है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, मॉब 5 से कम का नहीं हो सकता। आप पहले भी विधि विरुद्ध जमाव पढ़े होंगे, धारा 141 आईपीसी में था, अब भी है धारा 190 में, तो आप जानते होंगे कि साहब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति की जरूरत वहां भी थी। सेम चीज हमने रिटेन की, आपको रटना नहीं है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का कोई समूह मिलकर मूल, वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, वैयक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य दंड क्या होगा? मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो आपने मॉब लिंचिंग को यहां डाल दिया। मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था और शुरुआत में ही कहा था कि धारा 117 में भी इस प्रकार की बात हमने लिखी कहीं, मैं दिखा देता हूं आपको।
ये धारा 117 के खंड 4 में है। जब आपको नया बैरक मिल जाएगा तो खोज खोज के पढ़िएगा इन चीजों। यहां भी यही लिखा है, 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर उपहति कारित की जाती है, वहां ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। तो यहां पर है कि आपने ग्रीवियस हर्ट कारित की, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं घोर उपहति, और वहां था कि मृत्यु कारित की। तो 103 में मृत्यु के लिए मॉब लिंचिंग को आपने दंडनीय अपराध बनाया, और 117 में आपने 117 के खंड 4 में मॉब लिंचिंग को ग्रीवस हर्ट के लिए आपने दंडनीय बनाया। 117(4) में मॉब लिंचिंग किस चीज के लिए दंडनीय है? ग्रीवस हर्ट के लिए। एक 103 का खंड 2 और 117 का खंड 4। 104 के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि ये परिवर्तन हो गया, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिस पर अभी विवाद चल रहा है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, धारा 106। धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। और किस चीज पर विवाद है? तो धारा 106 के खंड 2 पर विवाद है। खंड 2 क्या कहता है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं संक्षेप में। जो कोई यान के, अब देखिए जो 304 का था उसमें कहीं व्हीकल वर्ड यूज नहीं था पहले, उसमें उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किया गया अपराध था, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है। तो उसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 304 के क में थी, आपको पता होगा ये। वो अभी भी 106 के खंड 1 में लिखा हुआ है। 106 के खंड 2 में जो नया खंड है, इसी पर प्रश्न है। व्हीकल ओनर्स, आपने सुना होगा, ट्रकर्स ने भी स्ट्राइक किया था, क्योंकि पहले उनकी सजा सिर्फ थी 2 वर्ष। अब इसमें क्या है जरा देख लीजिए। जो कोई यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, यानी व्हीकल के रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से यदि आपने किसी की मृत्यु कारित कर दी, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता और कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, तो क्या होगा? और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकल कर भागेगा, किसी भी भांति के अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा। आपने सजा काफी बढ़ा दी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे, अखबार में तो भी बहुत आ रहा है। एक तो प्रश्न ये भी है कि जिसने बता दिया ना, उसका क्या करेंगे, उसमें स्पष्टता नहीं है, तो उसको खंड 1 में ले जाएंगे, क्या करेंगे उसको भी स्पष्ट करना चाहिए था। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे रेज हो रहे हैं। आपने ये तो लिख दिया कि मजिस्ट्रेट या पुलिस को नहीं बताएगा तो आप 10 साल की सजा दोगे। हिट एंड रन केसेस में जनरली गाड़ी वाले भाग जाते हैं और उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर जगह कैमरा नहीं लगा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप क्या करोगे। इसके लिए बहुत सारे राज्यों ने अब ये भी कर दिया कि इस तरह के डेथ में उनको कंपलसरी कंपनसेशन सरकार द्वारा या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया जाएगा। पढ़ लीजिएगा, इस पर व्यवस्था है, हम लोग उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं ना। आगे चलते हैं। 300 आपने 106 देख लिया। अब देखिए 111 संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य। इसकी जो जरा ध्यान से इसका आप बेयर प्रोविजन देखिए। एक 111 ये सबको जानना चाहिए। देख पा रहे हैं आप? संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से, संयुक्त रूप से, सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसमें, अब देखिए इसमें एक अपराध को मैं आपका ध्यान इस बात पर लेता हूं
भाई इसमें कौन कौन सी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अपराध ध्यान से देख लीजिए, ग्रेव ऑफेंसेस हैं, व्यापहरण, डकैती। बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देख पा रहे हैं आप? व्यापहरण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हत्याना, संविदा पर हत्या करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। लिख लीजिए धारा 111। आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। तो इन चीजों पर धारा 111 में यदि आपने संगठित अपराध के तहत कुछ किया है तो आपको दंड दिया जाएगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं। अब क्या होगा दंड, थोड़ा दो पढ़ लीजिए। लिखा है ना कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु आजीवन कारावास से दंडित होगा, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। इस नए भारतीय न्याय संहिता में इसीलिए न्याय कह रहे हैं बार बार। हमारा काम सिर्फ दंड देना नहीं है, नहीं, अभी इसकी भी चर्चा करेंगे और आगे। बट देखिए आप बार बार इस बार इस नए भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ हम कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पिक्यूनरी पनिशमेंट भी दे रहे हैं ना कहीं कंपनसेशन जैसी कुछ व्यवस्था बना रहे हैं ना। अब देखिए दूसरे में क्या लिखा है, संगठित अपराध कारित करेगा और उसका खंड 3 को देखो, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है हमने कि यदि इसका दुष्प्रेरण पर्यंत षड्यंत्र करते हो तो उसके लिए भी आप दंडित किए जाओगे। तो खंड 3 में अपूर्ण अपराध की चर्चा है। सिर्फ सदस्य हो तो उसके लिए भी दंड है। कई सारी उपधाराएं हैं। ये तो दंड है। देखो कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप भी जानो। ये अपूर्ण अपराध है, आप ये सदस्यता है, सदस्यता भी दंडनीय है। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। दंड है, अपूर्ण अपराध है, फिर सदस्यता है, इसके बाद संश्रय या छिपाना। संश्रय देगा या छिपाएगा। आप उसको पनाह देते हो, आप उसको कंसील करते हो, तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है। अच्छा, और क्या दंड की व्यवस्था है? तो कहता है कि इससे प्राप्त कोई संपत्ति पर कब्जा रखता है, उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है। ये नया अपराध है इसलिए आपको जानना चाहिए। तो अर्जित संपत्ति पर कब्जा करना, लास्ट में भी लिखा है कि ना यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध का सदस्य है, किसी भी समय ऐसी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को कब्जे में रखता है जिसका वह समाधान प्रद लेखा नहीं दे सकता। आप एक काउंट नहीं कर पा रहे हो कहां से आया आपके पास, ये समाधान प्रद लेखा नहीं दे सकता है, तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है। तो विभिन्न परिस्थितियों में दंड। और जो लोग पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि 111 के पहले खंड में तो आपने परिभाषा दी और दूसरे खंड में आपने उसके लिए दंड की व्यवस्था कर दी, और तीसरे खंड से आपने क्या किया, आपने विभिन्न परिस्थितियों के लिए दंड की व्यवस्था बता दी। विभिन्न परिस्थितियों के लिए दंड की व्यवस्था बता दी। भाई अपूर्ण अपराध है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा, वो है तो क्या होगा। एंड दैट इज हाउ वी रीड।
आपको भी पढ़ना सीखना होगा। मेरे से कल भी कोई कह रहा था कि दुष्प्रेरण के अपराध में इतनी सारी धाराएं, कैसे ध्यान होगा, कुछ है ही नहीं। आप जिस दिन उसका मर्म समझने लगोगे ना, आपके लिए वो किक वॉक हो जाएगा। लेकिन यदि आप विषय को ध्यान से नहीं लोगे, आप कभी नहीं समझोगे। जैसे आज ही मैंने देखा, जस्ट इस क्लास के पहले मेरी बिटिया ने मुझे कोई रील दिखाया इसी आईपीसी पे, जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि पुरुषों सावधान हो जाओ, तुम्हारे खिलाफ ये अपराध हो गया, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई। और 778,000 उसको लाइक मिला है। बताइए कितना मूर्ख व्यक्ति है जिसको यही नहीं पता है कि भारतीय न्याय संहिता अभी लागू नहीं हुई है। तो ये समाज, मुझे अफसोस से कहते हुए, इसीलिए वो कहावत है, सठे साठ्यम समाचरित। आजकल विद्वानों की बात कोई नहीं सुनना चाहता है। मैं विद्वतापूर्ण बातें करूंगा तो आप उबासी लोगे, सोओगे, बट कोई आपको वही हंसी टिटोली और कुछ उल्टी पुल्टी बातें सुनाएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा और आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और विधि में तो ये बहुत होता है। विधि की समझ बहुत गहराई की समझ है। ये इतिहास नहीं है कि आप आराम से पढ़ा देंगे। जब तक आप उसके मर्म को नहीं समझोगे, आप नहीं पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे आप। लेकिन वो मर्म समझते समझते 50 वर्ष हो जाएगा। और इसीलिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छी बात बोली, जिस प्रकार के जज आज हमारे यहाँ बन रहे हैं, न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। क्योंकि हमारे यहाँ दुख की कल्चर है। हमारे यहाँ कोई भी किताब पढ़ के आप जज बन सकते हैं। अभी उतना कंपटीशन टफ नहीं हुआ है, ये आईएएस की तरह नहीं हुआ है अभी, लेकिन होगा आज न कल। आप जो सोच रहे हो ना, कुछ भी पढ़ के, किसी भी प्रकार से करके, कोई किताब रट रटा के हम बन जाएंगे जज, और बन भी जाते हैं बच्चे, और वही प्रचारित करते हैं कि दुख की पढ़ो और जज बनो। बच्चा भी सोचता है हाँ यही ठीक कह रहा है ये। अब मैं आपको बताऊंगा कि 303 पहले असंवैधानिक क्यों करार दिया गया था और 104 में अब क्यों आ गया ये, तो आपको लगेगा ये तो बेकार की बात कर रहा है। मैंने बता दिया कि साहब इसमें देखो 111 में ये 7 उपधाराएं लिखी और कुछ नहीं रटना, बहुत सरल है। तुम 7 शब्दों को याद कर लो, पहले में परिभाषा, दूसरे में दंड याद करो, तीसरे में पूर्ण अपराध। 7 शब्द याद हो गए, 7 धाराएं याद हो गई। तो बहुत सरल है, लेकिन इसको कौन सुनेगा। जैसे चल रहा है चलने दो, 111 को पूरा रट लो बैठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रटना है हमें। ठीक है, मुबारक हो रटना जिनको रटना है। मैंने आज तक लॉ रटा नहीं, और मुझे लगता है कि मुझे लगभग ज्यादातर चीजें तो याद रहती, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं, मैं रटना नहीं चाहता। चलिए आते हैं आगे। 112 छोटे नाम ही लिखा आपने, छोटे संगठित अपराध। आपने पहले का नाम लिखा संगठित अपराध, नाम में ही काम दिख रहा है। अब रुक रुक के पढ़ना होगा। छोटे संगठित अपराध, जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी। अब देखो क्या लिखा है, लिखा है आपने चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के ना अपराधिकृत कृत रूप से विक्रय, अपराधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करता है तो वह छोटा संगठित। अब देखो 111, 12 हमने क्यों लाया, क्योंकि इस प्रकार के अपराध, संगठित अपराध, सिंडिकेट वाले क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत जगह हो रहे हैं। लोगों ने सिंडिकेट बना लिया है, कार की चोरी, उसका पूरा रैकेट चलता है। ये जो लिखा लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय। अभी भी मुझे एक विद्यार्थी मिला तो बोला सर जुडिशरी में तो चलता है कुछ, कोई सेटिंग वेटिंग हो जाएगा तो मेरा भी निकल जाएगा। हमने कहा भाई तुम, ऐसा है अपना दिल और मन स्पष्ट कर लो, मैंने बहुत बच्चों को जज बनाया है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। अब कोई होता हो तो मैं नहीं जानता हूं। और सफलता का एकमात्र रास्ता वही है, बिल्कुल गलत है। आप पढ़ेंगे, आप यदि मन से पढ़ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं तो आप जरूर जज बनेंगे। किसी प्रकार की जरूरत नहीं ये सब करने की। अब इसमें वही लिखा है,
चोरी झपटमारी उसका भी एक रैकेट है, चीटिंग छल, टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, इसका भी एक रैकेट है, बेटिंग शर्त लगाना, जुआ खेलना, लोक परीक्षा प्रश्न, ये छोटे संगठित अपराध। बड़े संगठित अपराध में आपने देखा बड़ा अपराध था, अपहरण। देखो लिखा स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए चोरी में चालाकी से चोरी, यान, निवास गृह या कारोबार परिसर, कार्गो से चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्मैकिंग, नो लिफ्टिंग के माध्यम, सॉफ्ट लिफ्टिंग, स्वचालित, नो आपने देखा होगा बैंक में कितनी चोरी होती है, बैंक के एटीएम मशीन से, लिख दिया हमने, वो 112 में आ गया। अब आपसे कोई पूछ दे बैंक के एटीएम मशीन से चोरी होती है, तो लिखा है ना चालाकी से चोरी, उसका भी एक सिंडिकेट है, गिरोह है। जो कोई छोटा संगठित अपराध, वो ऐसी अपराध के लिए 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। चलिए समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए, आतंकवादी कृत्य। आतंकवाद की घटनाएं तो बढ़ी रही है, सबको पता है। तो ये जो हमने कहा, या हमारी सरकार कह रही है, या लॉ बनाने वाले लोग कह रहे हैं कि हम आज के अनुसार इस विधि को परिमार्जित परिष्कृत कर रहे हैं, तो कुछ हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत हद तक सही कह रहे हैं। तो आतंकवादी जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से भारत में किसी विदेश में जनता अथवा जनता किसी वर्ग में आतंक फैलाना की संभावना के आशय से ये सब काम करेगा। देखते हैं आप, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, गैंग और ऐसे चल रहे हैं, अभी देख रहे हैं पंजाब में भी समस्या चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में समस्या चल रही है, इस प्रकार का काम बहुत जगह हो रहा है। जो कोई भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना के आशय से, नॉट ओनली भारत में या किसी विदेश में, यू हैव हर्ड ऑफ कनाडा। देखिए हम उसी प्रकार से इसको लिख रहे हैं। लंदन में भी बहुत ज्यादा छूट है, एंटी इंडिया एक्टिविटी बहुत सारी चलती रहती, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं। तो हमने सबको एड्रेस किया हुआ है कि नहीं, ये सब हम अब दंडित कर रहे हैं, हम इसको नहीं होने देंगे। पढ़िएगा, और आगे बहुत सारी चीजें लिखी है। समझ गए आप कैसे क्यों कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं। थोड़ा मोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। 112, 13 पढ़ा हमने, अब 117 है नहीं इसमें। 117 के खंड 3 और खंड 4 की हमने पहले ही बात कर दी, which covered offenses of grievous hurt resulting in persistent vegetative state or in permanent disability। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना 117। अब यदि ध्यान से हम इसको देखें 117(3) को, ये पहले व्यवस्था नहीं थी, ये पहले व्यवस्था नहीं थी। अब जो आपने लिखा 117(3) में, इसमें लिखा क्या है, जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध कारित करता है, यानी घोर उपहति कारित करता है स्वेच्छा, और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, या उस व्यक्ति को अस्थायी दिव्यांगता कारित करता है या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के प्राकृत जीवन की शेष अवधि का कारावास अभिप्रेत है। यानी आपने इतना चोट पहुंचाया को परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में चला गया, एक प्रकार से कोमा में चला गया, तो उसके लिए 117(3) में हमने दंड की स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, 117 का यही है शीर्षक। और 117 के 3 में आपने लिखा अस्थायी दिव्यांगता कारित करता है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज जिसको कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए बहुत सारे
कैसे ये भारतीय दंड संहिता जो पहले 511 धारा में थी अब कम हो गई, उसका कारण ये भी है। आप दो दो चीज को एक जगह लिख रहे हो। कई धाराओं को आपने एक साथ लिख दिया, कई धाराओं को। अभी आपको दिखाता हूं आगे। अब देखिए ये जैसे हैं आपका ये सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, आप देख रहे हैं इसमें पूरा नहीं लिखा है, ये मेरी तरफ से त्रुटि है। 339 से ये 348 तक जाता है, यानी कितने सेक्शन हो गए? कुल 10। और हम आप उसके लिए कितने सेक्शन लिखें और कैसे आपने लिखा है? तो कुछ किया नहीं हमने, हमने लिखी सारी वही बात है, बट हमने किया क्या, इसमें हमने खंड बना दिए। 126 में सदोष अवरोध लिखा, खंड 1 खंड 2, ठीक है, दंड लिख दिया उसका। 127 में जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट लिखा, इसमें 8 उपधाराएं हैं, तो 2 ऊपर में है और 8 इसमें है, तो 10 हो गई ना। जो बच्चा पहले से पढ़ा हुआ उसको सब पता है, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ लीजिएगा बाय अबेंडेंट कॉशन। वही चीज लिखी है हमने, यहां भी 10 बातें थी, यहां भी 10 बातें, अंतर से इतना है कि इसमें 2 बातें लिखी और इसमें 8 बात लिखी है। एग्जैक्टली 8 + 2 10 है, कुछ अंतर नहीं किया हमने। जहां अंतर होगा हमें पता चल जाएगा। तो कैसे कम हो गया ये, इसका तो हमने आपको कहीं ना कहीं एक बता दिया है रीजन। ये सब कुछ भी वैसा नहीं है। अब देखिए आपने लिखा फिर व्यपहरण अपहरण, फिर यहां पर हमने धारा कम कर दी। 137 देख पा रहे हैं आप? इधर कितनी सारी धाराएं हैं? कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर कोई बात कहने की जरूरत नहीं है, वैसा ही है। राज्य के विरुद्ध अपराध, अब ये जरा ध्यान से देखिएगा। अब पहले इसको हम कह रहे थे राजद्रोह, कुछ था ना ऐसा, देख लेते हैं। अब आपने लिखा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, जो कोई प्रयोजन पूर्व या जानबूझकर बोले गए लिखे गए, पहले भी ये शब्द थे, शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। अब ये नहीं जोड़ दी बात हमने, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना हर जगह हो सकता है ऐसा, डिजिटल मीडियम आजकल बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है, प्रदीप्त करने का प्रयास करता है, यानी खुद कर रहा है या करवा रहा है या प्रयास कर रहा है, या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है, या भारत के संप्रभुता या एकता अखंडता को खतरे में डालता है, या अपराध में सम्मिलित होता है या कारित करता है, उसकी सजा है आजीवन कारावास या 7 बरस तक हो सकेगा, और दंड और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब इसको हमने सेडिशन का नाम नहीं दिया। लिखा है कि रिपील्ड प्रोविजन में सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी रिलेटिंग टू सेडिशन हैज बीन डिलीटेड, बट इसको हमने नए रूप में जोड़ा है, इसका कोई उन्होंने नाम नहीं दिया है। लिखा है न्यू ऑफेंस रिलेटिंग टू एक्ट ऑफ इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैज बीन एडेड अंडर क्लॉज 152 इन द न्यू लॉ। आपने इसको धारा 152 में जोड़ा हुआ है, धारा 152 में जोड़ा हुआ है, और धारा 152 में आपने और भी बातें लिख दी। नो,
फिर इसमें वही बात लिखी है जो लास्ट में लिखा है कि निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयास के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उसको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती। ये पहले भी लिखा था कि डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट या उसकी कोई भर्त्सना करना या निंदा करना कोई अपराध नहीं है, वो अब भी लिखा है, लेकिन बहुत स्पष्ट अब भी नहीं है। बट राजद्रोह का नाम हमने इसको नहीं दिया, बट सिमिलर प्रोविजन है 152 में। निर्वाचन वगैरह से संबंधित अपराध हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम उनकी बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, विधि विरुद्ध जमाव जैसे आप पहले पढ़ते थे लगभग वैसा ही है। दंगा पहले भी था, विधि विरुद्ध जमाव पहले भी था, बलवा पहले भी था, ये सब अपराध पहले भी थे, अब भी हैं। आपको पता होगा ये पहले 146 में लिखा ही है, 141 में इसको परिभाषित किया था। दंगा 159 में है। दंगा 159 में है। ये धारा 309 तो अब है नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, ये अलग है, ये धारा 309 नहीं है। विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से, आपको मैंने कहा कि आप विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करो, यानी विधि के अनुसार मत करो, विधि के विरुद्ध करो, या करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए, या करना है तो मत करो। मैं आपसे कुछ गलत करवाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आत्महत्या का प्रयास कर रहा हूं। आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक ऐसा पढ़ा भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा था कि यदि इस प्रकार से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वो वैलिड माना जाएगा। तो उसको हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक असर में या प्रपीड़न में, धारा 15 है प्रपीड़न, तो उसमें हम लोग लेकर के आते हैं कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस प्रकृति को, उस प्रवृत्ति को हम यहां भी धारा 226 के तहत दंडनीय बना रहे हैं। लेकिन ये आत्महत्या का प्रयास नहीं है, ये आत्महत्या का प्रयास है एक विशेष परिस्थिति में। 309 ये नहीं है, 309 आत्महत्या का प्रयास था सीधा, ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे संशोधन हैं, लेकिन उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब जब आप बहुत डिटेल में जाओगे, जब पढ़ोगे, अब मैं आपको लेके चलता हूं संपत्ति के विरुद्ध अपराध में। पहले भी ये अध्याय 17 था, अब भी ये अध्याय 17 है, अब भी ये अध्याय 17 है। अब देखिए, अब भी ये वैसे ही लिखा है, धारा 303, 304, 305, 306, 307। पहले भी 5 धाराएं थी, अब भी 5 धाराएं। तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं जब क्लास में, या कोई भी शिक्षक जब क्लास में इस बात की चर्चा करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कैसे ध्यान करना है, या मैं अलग से इस पर कोई व्याख्यान दे करके आपको बता दूंगा। इट्स नॉट ए बिग टास्क, बट आज हम उस काम में नहीं हैं। आज मेरा काम यह है बता देना कि भाई इस आईपीसी में क्या नया आया। तो देखिए नया क्या आ गया। तो एक धारा कहां चली गई साहब, तो साधारण जो दंड की व्यवस्था थी 379 में, वो 303 में ही आ गया। तो 303 धारा जो है, ये धारा 378 प्लस धारा 379 है। देखिए, आप बारीकी से नहीं पढ़िएगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा ठीक से। ऐसे तो हमने भी लिख दिया, अब कई लोगों ने बैरक प्रकाशित भी कर दिया, और कुछ भी नहीं लिखा बैरक में, जो सरकार ने लिखा है वही प्रकाशित कर दिया। तो भाई तुमने प्रकाशित फिर क्या किया, ये कैसा प्रकाशन है। लेकिन आपको ये बात समझ में आएगी थोड़ी ना, आप तो जाकर किताब खरीद लोगे, अच्छा गया नया बैरक, हाँ खरीद लेते हैं, बड़ा सुंदर है, कवर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जब आप उसके अंदर जाएंगे तब तो, मैंने कहा धारा 378, 379 दोनों आ गया इसमें। मैं कह रहा हूं बिना देखे,
मैंने नहीं देखा है, मैंने धारा 303 नहीं देखा, इसलिए कि मैं चोरी का एक्सपर्ट हूं, बचपन से करता रहा हूं और अब बहुत अच्छे से पढ़ा भी लेता हूं चोरी, तो आपको भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी के पैसे बहुत चुराए। तो सब सेक्शन 2 कहता है कि भाई देखो ऐसा है चोरी में, सब सेक्शन 2, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी निकाल दिया। जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के या दूसरे पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये भी है कि भाई डबल क्राइम करते हो तो आपका दंड बढ़ जाएगा, इसका मतलब आप बार बार कर रहे हो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो रहे हो। तो धारा 379 की बात यहां पर खंड 2 में धारा 303 के लिखी, इसलिए एक धारा वो चली गई। और 379 का जो स्नैचिंग है, झपटमारी, जिसमें आप मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, जो चैन स्नैचिंग सड़कों पे जो बहुत होती रहती है, उन सबों को हमने धारा 379 क में, ये देखिए यही बार बार कह रही है सरकार कि हमने मॉडर्न आवश्यकताओं के अनुसार इस विधि का सृजन किया है। आपसे कभी ऐसा पूछ दिया जाए कैसे, तो आप बताओगे कि देखो भाई ये स्नैचिंग की घटनाएं बहुत होती है, तो हमने उसको एक नया अपराध बना दिया। अब पढ़ के सुना देता हूं 304 में क्या लिखा हमने। चोरी झपटमारी है यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है। तो आपका चैन भी हो गया, आपका मोबाइल भी हो गया, और भी कोई अन्य महंगे वस्तु, या प्राप्त पर्स हो गया, या छीन लेता है या ले जाता है। ये बहुत होता है घटनाएं। जो कोई झपटमारी करेगा वो दोनों में से किसी भांति, ये धारा 304 में, ठीक है। तो 379 का एक नया हो गया, और दंड की भी नई व्यवस्था 379 में जो लिखी थी उसको, दंड को हमने बढ़ा। दंड में बहुत परिवर्तन है बहुत जगह, लेकिन उसकी चर्चा इतनी साधारण नहीं है, उसके लिए एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, हम आगे आपको बना के और भी देंगे, बट ये प्रिलिमिनरी डिस्कशन तो आज ही कर रहे हैं। अब देखो उद्दापन, कितनी सारी धाराएं हैं, और अब कितनी धाराएं, सिर्फ एक 308। सात धाराओं को आपने एक बना दिया। उसमें खंड डाल दिए। अब देखिए फिर उसी प्रकार से आप कैसे धाराओं को कम कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। आपने लूट की कितनी धाराएं, ये एक धारा, ये एक धारा, ये 4 को आपने क्या बना दिया, ये 2 को आपने क्या बना दिया। तो मैंने जो प्रश्न रेज किया था कि कैसे 511 सेक्शन 358 हो गए, उसके पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे यही कारण है, बट इसका लॉ नहीं बदला। नई नई विधियों को हमने इसमें लाया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, छोटे संगठित अपराध आप वो सब ला रहे हैं, ठीक है। मॉब लिंचिंग भी आप 103 में, 117 में लेके आए, 106 में भी आप नई बात बताए, 48 में भी आपने नई बात बताई। यदि आपको काउंट करना हो तो सेक्शन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। भाई यहां यहां नई बातें लिखी गई है, मैं एक लिस्ट अभी बनवा देता हूं आपको, आप बना ही रहे होंगे। चुराई हुई संपत्ति भी पहले 410 से लेके 414 तक थी, अब सिर्फ आपको क्या लगता है सब खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं देख लेता हूं आपके सामने।
अब देखिए 317 में इन्होंने 5 बातें लिख दी, सब आ गया। पहले आपने 5 धाराएं लिखी थी, अब आपने 5 खंड लिख दिए, बात तो बराबर है, कुछ हटा नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। जो विद्यार्थी ये सोच रहा है कि पुरानी विधियां, पुराने लॉ, पुरानी किताब, पुराना बैरक्ट, पुरानी पढ़ाई सब बर्बाद गई, वो बिल्कुल निराधार, बेतुका और गैर तर्क संगत है। सब कुछ रेलिवेंट है। पुरानी किताब, पुराना बैरक्ट, पुरानी समझ, पुराना नोट्स, 90% वही है अभी भी। 10% तो इंप्रूवमेंट होना भी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जहां रही बात कि ये धाराएं कैसी याद होगी, तो वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, वो हम आपको याद करा देंगे। अब भाई देखिए, छल, वैसे ही आपने 415, आपको पता है छल का भी 415 से 420 धाराएं थी। क्या बाकी के हट गए? सब कुछ नहीं हटा, सब यहां लिखा हुआ है, जाके घर पे देख लीजिएगा। ये 415 नहीं है बेसिकली, इसमें और भी चीजें जुड़ी हुई है। 318 में आ गया, 319 में आ गया। मैं एक एक सेक्शन पे अभी नहीं दिखा पाऊंगा, बट आप देख लीजिएगा, आपको मैंने साधारण संदेश दे दिया है। अब आपको पता है रिष्टि में पहले कितनी धाराएं थी? 425 से शुरू होकर के 440 तक जाता था, यानी 16 धाराएं। और अब आपने कितनी लिखी है? सिर्फ 5, सिर्फ 5, सिर्फ 5। और पहले थे, फिर भूल मत करिएगा कि सब डिलीट हो गया है। इसे बिना पढ़ा लिखा आदमी ये बोलता है, जो पढ़ लेगा बैरक्ट को ना, वो कहेगा कुछ नहीं डिलीट हुआ। अबे कुछ तो चीजें डिलीट होनी थी। 303 सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक कह दिया था, डिलीट करना था। अडल्ट्री आपने कह दिया था कि नहीं है, आपने डिलीट करना था। उसमें आप क्या कर रहे हो? और कुछ नई चीजें जुड़ेंगी, आप बदल नहीं रहे हो और आप बदलोगे नहीं। सब कुछ परिवर्तनशील है, विधि भी परिवर्तन होनी चाहिए। रॉस्को पाउंड ने कहा था, लॉ शुड बी स्टेबल नॉट स्टैटिक। जिस दिन स्टैटिक हो जाओगे उस दिन तो तुम्हारा ह्रास शुरू हो जाएगा। नेहरू जी ने भी कहा था कि जब तुम सीखना बंद कर देते हो तो इसका मतलब तुम नकारात्मक दिशा में जा रहे हो, तुम्हारा ह्रास शुरू हो जाता है। तो यू हैव टू लर्न एवरी डे, यू हैव टू चेंज एवरी डे। अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं चेंज करने लगना। अब जैसे कि राम राज्य हो गया, राम लला की स्थापना हो गई, लेकिन हम कर वही रहे हैं। न भाई में प्रेम है, न विद्यार्थियों से प्रेम है, न घर में प्रेम है, न माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। बट हाँ, राम भज रहे हैं, मंदिर जाते हैं हम, टीका लगाते हैं हम। तो ये करने से काम नहीं चलेगा, मन पवित्र होना चाहिए हमारा। तो आप असली राम भक्त हैं। अब देखिए, सबसे लास्ट वाली धारा हम बहुत ध्यान से पढ़ना चाहते हैं आपके लिए। लिखा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। भारतीय दंड संहिता का निरसन किया जाता है, यानी रिपील किया जाता है। भारतीय दंड संहिता रिपील किया जाता है। बहुत अच्छा। निरसन का मतलब रिपील होता है। जैसे मैंने आपको बताई ना, कोई रील बनाया है व्यक्ति और लाइक हो गया उसका 778K। इससे पता चलता है कि विद्वानों की इस देश में और समाज में कितनी पूछ है। और मुझे अच्छे से याद है कि आचार्य रजनीश बहुत अच्छी बात बोलते हैं, यहाँ झूठ बहुत बिकता है और सच के कोई खरीदार नहीं है। इसलिए तुम अपेक्षा मत करो कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो तो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे आके। तुमको लोग बल्कि नेग्लेक्ट कर देंगे। तुम स्वयं में खुश रहो, अपने ज्ञान में रहो और उसमें खुश रहो, आनंदित रहो, मस्त रहो। तो हम लोग भी अपने आप को यही संदेश देते हैं।
दूसरा क्या कह रहा है, इसको मत सोचो, अपने आप का अच्छा काम करो। मैं आपको वही बता रहा हूं, लिख दिया आईपीसी हो गई रिपील, बट क्या हो गया आईपीसी रिपील? बिल्कुल भी नहीं। आईपीसी इज वेरी मच एप्लीकेबल टुडे। नई विधि लागू नहीं हुई, कब होगी वो सरकार आपको बताएगी। देखिए आगे पढ़ लीजिए। फिर यदि रिपील हो भी गया तो भी भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 क्या कहता है, पढ़ लीजिए। उपधारा 1 में निर्दिष्ट संहिता का निरसन होने पर भी, जो लोग कह रहे हैं ना हम पुराने बैरक नहीं पढ़ेंगे, पुराने लॉ नहीं पढ़ेंगे, पुरानी किताब नहीं पढ़ेंगे, अब तो नया बैरक आएगा तो वही खरीदेंगे, आप भ्रम में जी रहे हैं, भ्रांति में रह रहे हैं। हम आपका भ्रम और भ्रांति दोनों दूर कर दे रहे हैं आज। उपधारा 1 में निर्दिष्ट संहिता का निरसन होने पर भी निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क ऐसी निरसित संहिता के पूर्व संप्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या भोगी गई कोई बात, जो हो चुका है हो चुका है। ऐसी निरसित संहिता के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार जो मिल गया है, अधिकार, विशेष अधिकार, दायित्व या उत्तरदायित्व वैसे ही बना रहेगा। ऐसी निरसित संहिता के विरुद्ध किए गए किन्हीं अपराधों के संबंध में उपगत कोई शास्ति या दंड दे दिया गया है तो दे दिया गया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आप नए लॉ को नहीं लाओगे कि भाई इसमें तो कुछ और है, उसमें तो कुछ और है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, जो है वही है। चलिए अभी भी काम की बात नहीं आई, अभी आगे पढ़ते हैं। एनी इन्वेस्टिगेशन, इस प्रकार की किसी शास्त्रीय दंड, कोई अन्वेषण या उपचार, वो लागू रहेगा। उपरोक्त शास्त्रीय दंड के संबंध में कोई कार्रवाई, अन्वेषण या उपचार और इस प्रकार की कार्रवाई या उपचार संस्थित हो सकेगा, जारी रह सकेगा या प्रवृत्त हो सकेगा, और इस प्रकार की किसी शास्ति का अधिरोपण किया जा सकेगा मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया। ध्यान से पढ़िएगा इसको क्या लिखा है। जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मैं अंग्रेजी में और आपको अच्छे से पढ़ के बताता हूं क्योंकि हिंदी में रूपांतरण होता है। लिखा है, any proceeding, investigation or remedy in respect of any such penalty or punishment as aforesaid, and any such proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty may be imposed as if that code had not been repealed। जो हो चुका है शुरू वो उसी के अनुसार चलेगा। चलिए कोई नहीं, अब आगे क्या लिखा है देखिए। ऐसे निरसन के होते हुए भी उस उक्त संहिता के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस संहिता के तत्स्थानीय उत्बंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। मान लिया जाएगा किसी के तहत किया गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी ये क्रिएट कर रहा है। एक बार आप कह रहे हैं कि उसके तहत किया हुआ माना जाएगा, फिर कह रहे हैं कि इसके तहत किया माना जाएगा। अब क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं। तीसरे में, नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील, एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द सेड कोड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। किया गया है उसके तहत, लेकिन माना जाएगा कि इस लॉ के तहत, नए लॉ के तहत यह किया गया। फिर लिखा है, द मेंशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर्स इन सबसेक्शन 2 शैल नॉट बी हेल्ड टू द प्रेजुडिस, हो तो अलग बात है। तो ये जो अंग है और ये जो तीसरा है, इसको आप ध्यान से बार बार पढ़िएगा और इसको और स्पष्ट करेगा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसमें भी इसी प्रकार की बात लिखी गई है कि जो कार्रवाई उसके तहत चल रही है, शुरू हो गई है, कर दी गई है, वो वैसे ही के वैसे ही रहेगा। जो ट्रायल चल रहा है वो पुराने लॉ से ही चलेगा, उस पर नया लॉ लागू नहीं हो जाएगा। जो कार्रवाई चल रही है वो पुराने लॉ से ही लागू होगा। तो पुराने लॉ को आप छोड़ कैसे देंगे भाई? मैं आपको बता दूं कि नए लॉ को लागू करने में बहुत सारी समस्याएं भी है। खास करके ये आईपीसी तो सिर्फ परिभाषा और दंड की व्यवस्था करता है, इसको क्रियान्वयन में कौन लाएगा? और सीआरपीसी को लागू करना सबसे कठिन कार्य है।
अब आप पूछेंगे ये कैसे? भाई आप कह दोगे कि भी आप इसका जजमेंट आप दे दो तुरंत, इन्वेस्टिगेशन कर लो फटाफट, ट्रायल को कंप्लीट कर दो फटाफट, हो जाएगा? आपके कहने से हो जाएगा? मुझे एक वाकया याद है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, तो उन्होंने एक बात चलाई कि भाई हम लोगों को, आई वॉन्ट टू गिव देम ए फंडामेंटल राइट कॉल्ड राइट टू वर्क। तो कोर्ट ने पूछा, लोगों ने भी पूछा, इफ यू क्रिएट ए राइट टू वर्क इन योर स्टैच्यूट, बाई क्रिएटिंग ए राइट टू वर्क इन स्टैच्यूट, विल इट क्रिएट वर्क इन रियलिटी? आप स्टैच्यूट में राइट टू वर्क का अधिकार तो हमें दे दोगे, हमें आपने काम का अधिकार दे दिया, बट काम का अधिकार देने से काम पैदा हो जाएगा क्या? तो आपके उस काम के अधिकार का मतलब क्या है? आपने आईपीसी तो बना दिया, बट ये आईपीसी का प्रवर्तन तो सीआरपीसी कराएगा। इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था वहां है, विचारण की व्यवस्था वहां है, अन्वेषण पुलिस करेगी, विचारण न्यायालय करेगा। तो क्या जो अन्वेषण और विचारण की व्यवस्था आपने आज बनाई हुई है, वो सब तुरंत सुदृढ़ हो जाएगा? इसीलिए सीआरपीसी में हमने खास करके लिख दिया, और आईपीसी में भी लिखा है। मैं पढ़ के सुनाता हूं भी, आईपीसी को पहले मैं पूर्ण करूंगा, आपको एक चार्ट बताता हूं, बट पहले मैं उसकी एक धारा पढ़ देता हूं आपके लिए, क्योंकि मेरी आज लेक्चर का मुख्य बिंदु यही है। लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, ये धारा 1 का खंड 2 है। धारा 1 का खंड 2, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है? तो इट विल बी इन्फोर्स्ड ऑन द डेट व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई इट। अभी तक नहीं हुआ है। आप बोलते रहिए कि लागू हो गया, लागू हो गया। बहुत सारे न्यायाधिकारी भी बोल रहे थे जैसे ये 25 दिसंबर को साइन हुआ। कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा, तो मैंने कहा मैं तो जो समझता हूँ विधि के बारे में, मैंने तब तक ध्यान से देखा नहीं था। मुझे फोन आया तो मैंने कहा मैं जो विधि के बारे में जानकारी रखता हूँ, विधि 2 प्रकार से लागू होती है। एक लागू होती है कि यदि आप विधि में स्पष्ट रूप से लिख देते हैं कि उस तारीख को लागू होगा जब इसकी अधिसूचना सरकार जारी करेगी, और दूसरा लागू होता है कि यदि ऐसी कोई बात विधि में नहीं लिखी गई हो। देखिए लॉ की समझ है, हम एलएलबी की डिग्री तो ले लेते हैं, बट लॉ कितना समझते हैं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा विधि तब लागू होता है कि यदि आपका एक्ट इस बात पर साइलेंट है। ध्यान सुन लीजिए, लॉ पढ़ रहे हैं आप ओपन स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आपको बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट देना है। और ये आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट यही है जो कोई नहीं सीखना चाहता। आप जब भी लिखें बहुत प्रिसाइज बात लिखें। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं। 25 क्वेश्चन आता है 3 घंटा में लिखने के लिए, इससे नहीं लिखिएगा। वहाँ सिर्फ काम की बात लिखनी होती है, समय नहीं है आपके पास। आप पढ़ते होंगे थियरी में सब उल्टी पुल्टी बातें, शिक्षक भी आपका सिखाता होगा उल्टी पुल्टी बातें, बट वो तथ्य नहीं है, सत्य भी नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। तो लॉ तब लागू होगा यदि एक्ट इस बात पर साइलेंट है कि लॉ कब लागू होगा। तो लॉ उसी दिन लागू होगा जिस दिन उसको राष्ट्रपति द्वारा इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है धारा 1 के खंड 2 में कि भाई जब अधिसूचना जारी की जाए। अब लिखा है इसी के खंड 2 में ही पढ़ रहे हैं आगे। और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। यानी यह भी संभावना है कि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, आप टेररिस्ट एक्ट को, आप सबवर्सिव एक्ट को, आप दंड की व्यवस्था को तुरंत लागू कर दें और बाकी चीजों को बाद में लागू करें, जैसा कि संविधान के साथ भी हुआ था। कुछ उपबंध तुरंत लागू हो गए और कुछ उपबंध को हमने
ऐसा भी हो सकता है, मैं सिर्फ संभावना बता रहा हूं जो आपके एक्ट में लिखा है। चलिए, तो बात हो गई। अब जो खास बात थी इस आईपीसी में, मैं अंत में आपको बता दूं और वो कुछ छूट ना जाए। जो खास बातें हैं वो आपको जाननी चाहिए, कहीं वो छूट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें देखिए, ये तो नए जो प्रावधान थे वो मैंने लगभग लगभग आपको बता दिए हैं, लेकिन नहीं बताया हूं यदि जो प्रावधान आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए और ध्यान रखने चाहिए, फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, जो सबको ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैंने बताया कि धारा 1 में जो धारा 1 से 5 की बात थी वो आ गई। धारा 2 में आ गई परिभाषा, ये मैंने आपको बता दिया बहुत सारी। धारा 3 में भी परिभाषा में साधारण स्पष्टीकरण जो पहले था उसमें बहुत सारी परिभाषाएं ही थी। वो स्पष्टीकरण था नहीं, वो परिभाषा थी। जैसे आपने डेथ को डिफाइन किया, लाइफ को डिफाइन किया, मैन को डिफाइन किया, वुमेन को डिफाइन किया, पर्सन को डिफाइन किया, पब्लिक को डिफाइन किया, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन, सब आपने डिफाइन किया हुआ था, जो डेफिनेशन था। और परिभाषा जनरली ये ना धारा 2 में ही लिखी जाती है। और मैं आपको एक और खास बात बताना चाहूं कि साहब, ये जब आप धारा 2 पढ़ेंगे तो पहले ये मैंने मेंटेन नहीं किया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जबकि हमेशा एक्ट में जो डेफिनेशन लिखते हैं उसमें हम वर्ण क्रम के अनुसार लिखते हैं, ये नियम है। लेकिन आईपीसी में ये फॉलो नहीं हुआ था, सीआरपीसी सीपीसी में ये फॉलो किया गया था। अब वो आईपीसी में भी आप फॉलो कर रहे हैं। एक्ट के बाद एनिमल, एनिमल के बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद काउंटर। चूंकि अंग्रेजी में मूलतः ये बैरक लिखा गया है या लिखा जाता है, इसलिए अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार हम लिख रहे हैं। हिंदी में वो बात शायद आपको ना दिखे, इसलिए आपको अंग्रेजी के शब्दों से दिखना पड़ेगा। यदि आपको याद करना है तो आप वर्ण क्रमानुसार ध्यान रखेंगे। ए पहले आया, सी आया, फिर डी आया, डेथ उसके बाद, डेथ में भी डी ई पहले आया, डी डिसऑनेस्टली उसके बाद आया, क्योंकि वर्ण क्रम के अनुसार है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, धारा 2 में। ठीक है। अच्छा जी, धारा 3 में मैंने बता ही दिया कि साधारण स्पष्टीकरण के बहुत सारे शब्द यहां भी लिखे गए। जैसे कि साधारण स्पष्टीकरण के कौन से शब्द यहां खास करके लिखे गए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 34 से 39, 34 से 38, जो कि बेसिकली आप कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय के रूप में जानते थे, वो धारा 3 में है। कहां है वो? धारा 3 में। अच्छा, आप देखिए ध्यान से, ये भारतीय न्याय संहिता है। देखिए, याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जिस दिन हम इस बात पर आएंगे हम आपको पूरी व्याख्या देंगे। ऐसे मैंने कुछ तरीके देखे, इसके कुछ है नहीं। जैसे अध्याय 1 में धारा 1 से 3 लिखा आपने, अध्याय 2 में फिर आपने 4 से 13 लिखा, अध्याय 3 में आपने 14 से 44 लिखा, अध्याय 4 में आपने 45 से 62 लिखा। तो ये याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसे बता दूं। आपको लग रहा होगा बिकॉज यू आर नॉट ट्रेंड। आपने जिम्नास्ट देखा है कैसे ऐसे ऐसे कर लेता, आपको तो लगे वो कैसे कर लिया यार, नीचे से गया ऊपर से आ गया, कैसे पता ही नहीं। एक रोप पे चल रहा है, आपको तो लग रहा होगा बड़ा अजीब, तो हमारे लिए वैसे ही है याद करना। हम किसी भी विधि के किसी भी उपधारा को, किसी भी सेक्शन को याद कर सकते हैं। ये भगवान ने हमें वरदान दिया है, याद कर सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो। आपको भी याद करा देंगे, उसका तकनीक है, बट हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको बताने में मुझे समय लगेगा। जैसे मैं अपनी टेक्निक से बताऊंगा, मैंने आपको कहा ना, तकनीक एवं तरकीब से आप तकदीर बदल सकते हो। जैसे मुझे बच्चे को संविधान याद कराना पड़ता है तो मैं पूछता हूँ ये बताओ केंद्र कहाँ लिखा है, तो बोलेगा पार्ट 5 में लिखा है। 5 आ गया ना, 5 हमें पता है, 5 आ गया। फिर मैंने पूछा उसको, कोई ये बताओ कि मौलिक कर्तव्य कहाँ तक लिखा है, तो बताएगा साहब 51A में लिखा है सर। बड़ा अच्छा याद किया यार, सबको कर्तव्य याद होता है। तो प्रेसिडेंट कहाँ से शुरू होगा, तुरंत बोलेगा 52 से सर। तो मैं पूछूंगा उससे 5 + 2 कितना होता है, तो बताएगा 7। फिर मैं पूछूंगा उससे अच्छा उसके बाद क्या होता है बताओ, तो बोलेगा 8। तो मैं बोलूंगा 52 से 78 में पूरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी जो केंद्र की कार्यपालिका है हमने लिख दी। तो कहेगा हाँ, ये तो बहुत सरल है। फिर मैंने उससे पूछा ये बताओ
78 के बाद क्या होता है? तो बोलेगा तुरंत 79। ये भी सी ठीक ही बता रहे हो यार, तुम तो बड़े विद्वान आदमी हो। फिर उससे पूछूंगा अच्छा ये बताओ 1 2 का 4 गाना तो सुना होगा, तो मैं पूछूंगा उससे 1 2 का कभी 4 होता है? बोलेगा नहीं। मैं पूछूंगा क्या होता है बताओ, तो बोलेगा 1 2 का 3 होता है। मैं बोलूंगा अच्छा 1 2 का 3 होता है, समझ गया मैं। तो मैं उससे फिर पूछूंगा ये पार्लियामेंट जो 79 से शुरू हुआ था ये कहां तक जाएगा? यदि 1 2 3 मेरे पास है तो खुद बोलेगा 122 तक जाएगा। तो मैं पूछूंगा याद हो गया तुम्हें? बोलेगा हाँ। तो मैं फिर बोलूंगा ओ माई गॉड। वो अपना बैरक निकालेगा, ओ माई गॉड तो कोई शब्द है ही नहीं। फिर उसको दिखेगा ओ माई गॉड तो नहीं है, ओ माई प्रॉफिट है उसमें, OMP। उसको दिख जाएगा, खुश हो जाएगा वो। फिर मैं उससे पूछूंगा अच्छा बताओ प्रॉफिट कौन होता है? बोला सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया 124 में। तो तरीके हैं इसके, बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। हमने आपको बस बता दिया है कि इस दुनिया के किसी भी विधि के किसी भी चीज को याद किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समय थोड़ा देना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा साथ में। एक साधारण प्रक्रिया है जो हो सकता है और किसी भी चीज को याद किया जा सकता है। तो मैं उस विषय पे हूं नहीं अभी, बट मैंने आपको बता दिया 1 से 3, फिर बताया मैंने 4 से 13, 14 से 44। 14 से 44 तो इसलिए याद है वहां भी 76 से 106 131 धाराएं, यहां भी 31 धाराएं हैं। अभी अभी आपको बताया था कि दुष्प्रेरण में कितनी धाराएं, तो आपने कहा था मैं तुरंत 15, कुछ बोला ना वैसे। फिर हमने आपसे पूछा था ये बताओ षड्यंत्र के लिए, तुमने बोला था 2 धाराएं, हमने कहा आप तो उसको 1 बना दिया। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है सर चलो 15 1 16, और एक मैंने तुम्हें बोला प्रयत्न वाला भी शामिल हो गया, तुमने बोला 17। तो मैंने बोला 44 के बाद 17 सेक्शन कहां जाएगा? तुमने बोला 45 से 62। तो मतलब कुछ कुछ तो समझ में आने लगी। एक सेक्शन सर जोड़ दिया था, अच्छा 18, चलो अच्छी बात है। 48 जोड़ा था ना, तो भूलना नहीं है। तो थोड़ा मोड़ा समझ भी रखना पड़ता है। तो हम याद तो कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम उस बात पर नहीं है अभी। बट हम आपको ये बताना चाह रहे थे, जिसके लिए मैंने ये खोला था, कि देखिए इसमें आपने बहुत सारी चीजें भर दी, इसमें भी आपने बहुत सारी चीजें भर दी, आपने छोटा कर दिया। आपको पता होगा दंड की व्यवस्था पहले धारा 53 से लेकर के 75 तक में थी, अब वो नहीं है उतनी, छोटा हो गया। अपवाद पहले यही था यही है, दुष्प्रेरण वही था वही है, चेंज नहीं हुआ। आप अपनी समझ के लिए आप लिख देते सेम, एग्जैक्टली सेम, कुछ अंतर ही नहीं है भाई। अच्छा सर इनमें कोई चेंज था क्या? हाँ कुछ कुछ है, कुछ कुछ चेंज है। जैसे धारा 2 में भी कुछ शब्दों को हमने लाया, 2 का 39 ही पढ़ लो। लिखा कि IT एक्ट और अन्य एक्ट की बात लागू होगी, लिख दिया हमने। पहले सिर्फ हम CRPC की बात जानते थे, वो भी लिखा है, देखो लिखा होगा 239 में, पढ़ लेना घर पे। अब देखो ये पूरा पिक्चर बनाया आपने, और इसमें आप कहां तक गए? अध्याय कितने लिखे टोटल, जरा देखना, दिख रहा है तुम्हें? 20। तो पहले थे 23 अध्याय, अब हैं पहले थे कितने सेक्शन? 511 के आसपास, अब कितने हैं? तो आपको मोटे तौर पे इसको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको अभी भी बताया था महिला और बालक को हमने वरीयता दी, आपको बताया कि देखो अब ऐसे ही याद करना है। शब्द शब्द को पकड़ो। फिर मानव शरीर पे आपने पहले भी पढ़ा था, जीवन, उपहति, अवरोध, अब आप इसमें से वो बलात्संग को हटा दिए। तो रटना नहीं है, पुराने एक्ट के बेस पे समझना है इसको, रटना नहीं है, रटोगे तो फंस जाओगे। अब देखो गर्भपात वाला हट गया, यहां से एक गैप हट गया ना, ये गर्भपात वाला हट गया।
उपपत्ति वैसे ही है, जीवन वाला वैसे ही है, सदोष अवरोध परिरोध पहले भी था अब भी है, 339 से 348 पहले था, अब वैसा ही 126 से 27 में आ गया। बल पहले भी था अब भी है, पहले बहुत सारी धाराएं थी उतनी नहीं है। पहले आपको पता होगा बल में भी 349 से लेकर के 358 तक आता था। रटना नहीं है, सब समझने का है। और इसमें भी 359 से लेकर के 374 तक आता था। अब कितना है जरा देखिएगा, 137 से 106, कम सेक्शन तो कम हो गया ना, 10 सेक्शन है अब। पहले कितने 359 से 374 बता रहे हैं, 16 सेक्शन हो गया। बीच में संशोधन भी था 370 ए वगैरह वगैरह, और इतना बड़ा बड़ा सेक्शन है। तो अब चीजें बहुत सरल हो गई आपके लिए, बहुत कम हो गया। बट कम सेंस में नहीं हुआ कि चीजें समाप्त हो गई, लॉ वही है अभी भी। अब आपराधिक मानव बद दूसरे प्रकार से नहीं होने लगेगा। बलात्संग का मीनिंग नहीं बदल गया, लूट का मीनिंग नहीं बदल गया, डकैती का मीनिंग नहीं बदल गया। जो आप भ्रम में जी रहे हो ना, सब बदल गया, सब बदल गया। अब एक बच्चे ने मुझे बहुत लंबा सा पत्र लिखा, सर सब लॉ बदल गया, अब तो मैं बिल्कुल लूट गया, पिट गया, अब क्या होगा। तो मैंने भी लिख दिया, वही जो राम रचि राखा। क्या लिख सकता हूं, मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न, मैंने लिख दिया वही जो राम रचि राखा, का करूं तर्क बढ़ावा ही शाखा। अब तर्क करने से क्या फायदा, अब तो बदल गया, तो बदल गया, अब मैं क्या कर लूं इसमें। बट बदला कुछ नहीं है। परिवर्तन शाश्वत नियम है, होना चाहिए, अच्छी बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अब आप ध्यान से देखो, पहले भी जब हम पढ़ाते थे तो हम बताते थे, पहले आप विधि क्यों बनाते हो, अधिकारों की रक्षा के लिए। तो राज्य की रक्षा करने के लिए राज्य के विरुद्ध अपराध, और राज्य की रक्षा कौन करेगा, सेना, नौसेना और वायुसेना। उसके खिलाफ भी यदि आप कुछ करोगे तो वो भी अपराध। अब बात को समझो, देखो तर्क से याद करना होता है, तर्क बहुत बड़ी बुद्धि है, बहुत बड़ी शक्ति है। तर्क करना सीखो, और तर्क करने की ट्रेनिंग मिलती है। मैंने जैसे ही बोला न्याय संहिता में न्याय क्या आ गया भाई, दंड खत्म हो गया, दंड तो आपने बल्कि बढ़ा दिया, मुझे तो दंड प्रधान विधान लग रहा है ये, सब जगह दंड आपने बढ़ा दिया। कह रहे हैं न्याय संहिता हो गई है, चलिए हो गई न्याय संहिता, न्याय होगी, अवश्य होना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छा है। सरकार का प्रयास सराहनीय है, बहुत अच्छा काम किया है, नई नई बातें लाई, पुरानी चीजों को जो रेलिवेंट नहीं था डिलीट भी किया, वो सब तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, उसी प्रकार से, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उसी प्रकार से हमने ये जो आप विभिन्न प्रकार के अपराध देख रहे हैं ना, ये हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के इंटरेस्ट हैं। जैसे आज हम ह्यूमन बींग हैं, तो हमारा हित इस समाज में भी है, हमारा हित इस राज्य में भी है, हमारा हित हमारे शरीर में है, हमारा हित हमारी प्रॉपर्टी में है, हमारा हित हमारे विवाह में है, हमारा हित बहुत जगह है। उन सभी हितों की रक्षा कर रहे हैं, ये चार्ट यही बता रहा है, और उसी का काम है भारतीय दंड संहिता। अब कौन कौन सी नई बातें आई, तो मैंने बता दिया कि देखो अध्याय 1-2 को ध्यान से देख लेना, इसमें तो सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी मोस्टली सेम है। इसमें क्या किया हमने चौथे में, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो अपराध बिखरे हुए थे उनको एक जगह कर दिया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैंने आपको दिखाया भी, देखिए लैंगिक अपराध, आपराधिक बल, विवाह, गर्भपात, बालक, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। मानव शरीर में भी जो पहले अपराध थे अभी भी वही है, आपने सिर्फ कुछ ऐड कर दिया, जैसे 104 को ऐड कर दिया, 103 में आपने वो ऐड कर दिया। आपने क्या क्या ऐड किया, 103 में आपने खंड 2 ऐड कर दिया, 104 ऐड कर दिया जो 303 था पहले, आपने 106 में खंड 2 ऐड कर दिया, आपने 111 ऐड कर दिया, 112 ऐड कर दिया, 113 ऐड, तो ये तो सराहनीय कदम है। 117 में आपने 4 ऐड कर दिया। आपको ध्यान होना चाहिए सब जो मैं बता रहा हूं। दंड में भी मैंने बोला आपको लगभग सेम है, बट 4F यानी 4 ऐड कर दिया हमने, सामुदायिक सेवा की जो बात है, कम्युनिटी सर्विस।
देखिए इस अध्याय 1 में भी एक सेक्शन 210 हमने जोड़ा है, इसमें ट्रांसजेंडर को परिभाषित किया है। कुछ छूट ना जाए इसलिए मैं ध्यान से आपको बताना चाह रहा हूं। दुष्प्रेरण में सेक्शन 48 ऐड किया है, यहीं पे बता रहा हूं ताकि आप ध्यान से। सेक्शन 69, हाँ सेक्शन 69 है जिसपे वो रील मुझे दिखा था, मैं भी बना दूंगा ऐसा 2-4 ना। प्रवंचना करके किसी महिला के साथ उसने ऐसा काम किया, सेक्सुअल रिलेशन बनाया, उसको भी पहले क्या था, देखिए आप जब पढ़ते होंगे रेप ऑफेंसेस या चीटिंग, तो बहुत समय ये समस्या आती थी कि भाई किसी लड़के ने किसी लड़की को चीट कर दिया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ समथिंग एल्स, तो अब उसको हमने धारा 69 के तहत अपराध बना दिया। पहले भी अपराध था, सुप्रीम कोर्ट का इस पे निर्णय है, लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, कभी कभी बचाव भी मिल जाता था, तब हमने उसको धारा 69 के तहत स्पष्ट कर दिया। भाई नौकरी का प्रलोभन देकर के या उन्नति का प्रलोभन, प्रोन्नति का प्रलोभन देकर के या विवाह का प्रलोभन देकर के, इस प्रकार के प्रवंचनापूर्ण कृत्य से यदि आप किसी के साथ ऐसा लैंगिक संबंध बनाते हैं तो आप उसके लिए दंड के भागी होंगे, धारा 69। मैरिटल रेप को अभी भी हमने ऑफेंस नहीं बनाया, ये डिमेरिट है। मेरिट क्या है कि 18 साल का जो उम्र पहले हमने सीआरपीसी में लिखा था और यहां 16 साल 15 साल लिख रहे थे, उसको हमने अब सही कर दिया, अब 18 साल ही यहां भी लिख दिया कि 18 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी हो तो उसके साथ यदि ऐसा होता है, पति द्वारा कुछ किया जाता है, तो उसको बलात्संग की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। बाकी सब चीज वैसा ही है लगभग। धारा 95, चाइल्ड, बच्चों से हम बहुत सारे अपराध कराने के लिए बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं, तो धारा 95 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और पोर्नोग्राफी के लिए पहले इसका कोई अपराध नहीं था, धारा 95 नई धारा है, लिख लीजिए। इसी में आएगा, बच्चे के खिलाफ है सेक्शन 95, पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। 103 मैंने आपको बता ही दिया, 103 मैंने बताया, 103, 104, 106(2), 111, 112, 113, 117 4, ये तो बता ही दिया मैंने। जान गए हैं आप ये सब। राज्य के विरुद्ध अपराध में सेक्शन 152, नए प्रोविजन जितने मैं बता रहा हूं, लोक सेवक वाले में मैंने बताया था एक सेक्शन 226 कि आप आत्महत्या का प्रयास करके उसको विधिपूर्ण कार्य करने से रोकते हैं या गैर विधिपूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, तो धारा 226 में आत्महत्या का प्रयास। ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग मैंने बता ही दिया आपको, 304 में, ये धारा अध्याय 17 में है, सेक्शन 304, अध्याय 17 में है सेक्शन 304 स्नैचिंग, 3 झपट की जो घटना होती है। अब देखिए कुछ प्रोविजन हमने डिलीट कर दिए, सब तो एडिशन आपने देख लिया। 358 भी एक एडिशन है, 358 भी एक एडिशन है ना, निरसन, रिपील, जिसमें आपने नई बात लिखी है। रिपील तो लगभग हर एक्ट में लिखा रहता है, बट 358 में नई बात लिखी है। मैं इस चित्र को हटा दूं। अब रिपील्ड जो निरसित सेक्शन है, क्या परिवर्तन हुआ, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। तो धारा 377 जानते ही होंगे आप, अननेचुरल सेक्स, सेक्शन 497 एडल्ट्री, जार कर्म,
सेक्शन 124A, इसको अननेचुरल सेक्स, हम्म, अब देखिए जो कुछ प्रोविजंस हमने बनाए, कुछ ऐसे परिवर्तन हमने किए इस आईपीसी में जो जेंडर न्यूट्रलिटी को लाता है। जेंडर न्यूट्रलिटी कहने का मतलब महिला और पुरुष को हम बराबर ट्रीट कर रहे हैं। अब इसमें धारा 76 जो आपकी आईपीसी में है, अभी नया जो भारतीय न्याय संहिता में है, धारा 77, धारा 95, जिसमें बालक लिखा हुआ हमने, इसमें लिखा है कोई व्यक्ति। हालांकि कई बैरक में देखा मैंने कोई पुरुष लिखा हुआ है, बट कोई पुरुष है नहीं, ये कोई व्यक्ति है। देखिए ये सब भी एक समस्या है कि आप कुछ भी पढ़ने लगोगे, जैसे कुछ भी दवाई खाने लगोगे अपने मन से, कुछ भी भोजन कर लोगे, हम कुछ भी भोजन कर लेते, शरीर ठीक नहीं रहेगा आपका। कुछ भी पढ़ लेते हैं तो मस्तिष्क आपका कभी तेज नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं बच्चों को, मैंने तो जीवन में कभी नहीं पढ़ा, दुख ही नहीं पढ़ना है। उसमें फैक्ट्स बहुत लिखे रहते हैं, केस ठूसा रहेगा, फैक्ट्स लिखे रहेंगे, आपको देखने में बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सारी चीजें ठूसी रहती है उसमें, बट वो कभी आपको संकल्पना और समझ नहीं देगा, क्योंकि आपके दिमाग का विकास नहीं होगा। आप प्रश्न रेज करना सीखो, ऐसा है तो क्यों, वैसा है तो क्यों। वो आपको एक्ट नहीं, वो नहीं सिखाता। तो मैंने कहा धारा 76 में कोई व्यक्ति, इसमें पुरुष नहीं, धारा 95 में बालक, महिला नहीं, जेंडर न्यूट्रलिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो पहले 366 भी एक था, ये तो 366 में भी था पहले, तो वो भी खत्म कर दिया। अब तो एक 366 भी था, ये आईपीसी की बात कर रहा हूं। अभी तो ए भी होगा नहीं, अभी तो नया लॉ बन रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या किया, ये 141 में, तो इसमें लाया इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, उसकी जगह लिखा अब इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय, मैंने लड़का या लड़की को विदेशों से लाया जाना, धारा 141, इसमें भी दोनों लिखा है, लड़का या लड़की। जेंडर न्यूट्रलिटी को इंट्रोड्यूस करने वाले ये धाराएं हैं। मुझे लगता है मैंने आपको एक, देखिए भर्त्सना भी इसकी लिखी गई है, मैं कई सारे इस पर लेख भी आए जो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूं, आपको भी बता देता हूं। एक तो इसका आलोचना किया गया, भी देखिए ऐसा है कि जो क्राइम ऑफ क्रुएल्टी को आपने डिफाइन किया, उसमें मैंने पहले भी बताया कि आपने जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं लाया। क्रुएल्टी इज नॉट डन बाय मैन अगेंस्ट वुमेन, इट कैन बी डन बाय वुमेन अगेंस्ट वुमेन एज वेल। जैसे कि धारा 75 अभी बताया आपको, 76 और 77 में भारतीय न्याय संहिता के कि ये जो डिसरोबिंग का अपराध है, हिंदी में मैंने पहले बताया आपको, फिर से बोल देता हूं शब्द, विवस्त्र करने का जो अपराध है,
और दृश्य रतिकता, ये जो दो अपराध है, ये आवश्यक नहीं है कि पुरुष ही करे, ये महिला भी महिला के खिलाफ कर सकती है। भाई ये समझ में नहीं है, पहले के लॉ की ये बहुत भर्त्सना थी कि पुरुष यदि डिसरोबिंग करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन महिला के बारे में एक्ट साइलेंट था। यदि एक महिला दूसरे महिला का डिसरोबिंग करती यानी विवस्त्र करती है, क्या वो महिला की लज्जा को भंग नहीं कर रही? क्या वो अपराध नहीं माना चाहिए? और क्या पुरुष यदि पुरुष का करता तो वो भी अपराध नहीं माना जाना चाहिए? वो भी होना चाहिए अपराध। तो अब जो धारा, देखिए आपको पढ़ना होगा, मैंने आपको हिंट कर दिया है, लेकिन आपको धारा 76 मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। एक्ट की अच्छाइयां और एक्ट की बुराइयां दोनों आप जानिए। ऐसा कोई व्यक्ति, हमारे भी अभी एक्ट जो हम बना रहे हैं उसमें पुरुष लिखा हुआ है, बट वो गलत है। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी महिला को विवस्त्र करने, ये मुझे समझ में नहीं आया। इसकी भर्त्सना भी होगी, इसकी क्रिटिसिज्म भी होगी कि क्या पुरुष यदि पुरुष को विवस्त्र करता है तो वो अपराध नहीं है। महिला का ही लज्जा भंग हो सकता है, पुरुष का नहीं हो सकता है। ये बात मैं स्वीकार नहीं करता, बाकी आप विचार करिएगा। तो मेरे ख्याल से 76 में वैसी भी चीजों की चर्चा होनी चाहिए। हालांकि ये महिला के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में लिखा हुआ है, शायद इसलिए आपने ऐसा लिखा, लेकिन पुरुष के विरुद्ध भी ऐसा अपराध। आप देखो, अभी आप लिख रहे हो चाइल्ड को यदि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी के लिए यूज कर रहे हो तो उसको दंडनीय अपराध बनाया आपने। तो उसी प्रकार से ए मैन कैन कमिट दिस ऑफेंस अगेंस्ट ए मैन ऑल्सो। आजकल के समाज में जिस प्रकार के विकृत चित्र लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे अपराध हो सकते हैं। दृश्य रसिकता भी जेंडर न्यूट्रल है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो वो बातें मैंने आपसे बता दी। अब मुझे नहीं लगता कि मैं आईपीसी में कोई बात मैंने छोड़ी है, बट छोड़ी है तो हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। अब हम दूसरे लॉ को यदि थोड़ा देखें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा समय हमने इसी में ले लिया है। तो आप इस बात से सहमत हैं ना कि ये जो विधि आप देख रहे हैं ये क्रिटिसिज्म भी आया है, गवर्नमेंट क्या भूल गई है कि सेक्सुअल ऑफेंस कैन बी परपेचुएटेड बाय ए मैन ऑन मैन और वुमेन ऑन वुमेन, लिखा। क्रिटिसिज्म है ये क्रिटिसिज्म है और बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है। फिर एक देखो, एक पढ़ते वक्त आप जरूर ध्यान रखना कि ये टेररिस्ट एक्ट हमने डिफाइन किया, उस टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा बहुत विस्तृत हमने दे दी, विशद दे दिया है। अब जैसे ही अपराध कोई गुरुतर होता है तो उसकी परिभाषा उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए और उतनी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी भर्त्सना की गई है। चलिए, रही बात आईपीसी की। मुझे लगता है आईपीसी पे मैंने सफिशिएंटली बोल दिया है और आपको बातें थोड़ी बहुत तो समझ में जरूर आई होंगी, बट नहीं आई है तो फिर से इसका प्रयास करिएगा समझने के लिए। इस लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, शेयर करिएगा, लोगों से बताइएगा। कहीं ना कहीं तो ये लेक्चर फिर प्रकाशित होगा ही।